नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। मतलब कि ट्रांजिस्टर जो बीजेटी ट्रांजिस्टर का अपना चैप्टर चल रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास नंबर 22 पार्ट नंबर 4 में देख रहे हैं कि बीजेटी ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। जिसमें एक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन 3 प्रकार से होंगे। मतलब कि किस प्रकार से ट्रांजिस्टर को संयोजित करके उसका मतलब कनेक्शन करके और उसका प्रचलन किया जाता है, उसका प्रयोग में लिया जाता है। तो उसमें से आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे आप लोग देखोगे कि जैसे बाइपोलर ट्रांजिस्टर की आज ये देखते हैं बीजेटी की बात करें। बीजेटी ट्रांजिस्टर में आपको भी देखा कि ये 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। ये देखा था यहाँ पे। तो एनपीएन का मतलब कि ये आप लोगों ने ये ट्रांजिस्टर का एक स्वरूप देखा था, ये यहाँ पे एनपीएन, यहाँ क्या था, एमिटर था, ये बेस था, ये आपका कलेक्टर था। ये देखा था आप लोगों ने, क्योंकि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, ये एमिटर था, ये बेस था और ये कलेक्टर था। ये आप लोग जान चुके। ये सेम टू सेम उसी कंडीशन इसमें पीएनपी में कोई बड़ी बात नहीं कि आप पीएनपी को पढ़ो चाहे एनपीएन को पढ़ो, कंडीशन वही आने वाली है। ज़्यादातर एनपीएन का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, जो अधिकतर प्रयोग होता है। होल्स की संख्या ज़्यादा वहाँ होती है, होल्स नहीं, अपने को धारा प्रवाहित करने के लिए, धारा का एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मान ज़्यादा चाहिए, इसलिए एनपीएन का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसलिए एनपीएन और पीएनपी, ऐसे में सोचो कि सर पीएनपी का प्रयोग नहीं कर सकते क्या, सेम टू सेम वही यहाँ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा था ये जो बेस है, इस बेस के ऊपर सर एक बार तो यहाँ पे देखो एम्पलीफायर का जब प्रयोग करते हैं तो 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। किसी भी प्रकार के सर्किट देखते हैं 2 इनपुट रहेंगे 2 आउटपुट रहेंगे। वहाँ पे देखो एक बार तो 2 इनपुट इनको मानेंगे और 2 आउटपुट इसको मानेंगे। तो ये हो गया आपकी इनपुट, ये होगी आपकी आउटपुट। यहाँ बेस, यहाँ कॉमन क्या रहा, बेस दोनों में कॉमन है, आउटपुट में भी और इनपुट में। उसी प्रकार आज इसको तो पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे एमिटर कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। तो आज क्या अध्ययन करने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, इसका अध्ययन करेंगे आज। किसका करेंगे, बीजेटी का। और बीजेटी में एक आप लोगों ने देख लिया है, अध्ययन कर लिया और सारी बातें देख ली हैं। आज उसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्या देखेंगे कि देखो ट्रांजिस्टर को मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर को कितने रूप में कितने रीजन में प्रचालन कर सकते हैं, 3 रीजन में कर सकते हैं। एक तो एक्टिव रीजन होता था, एक कट ऑफ था और एक सैचुरेशन था। तो एम्पलीफायर के रूप में जब भी चाहे आप कॉमन बेस अपना कॉन्फ़िगरेशन पढ़ो, चाहे कॉमन एमिटर पढ़ो और चाहे कॉमन कलेक्टर पढ़ो, तीनों कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं तो लगभग एम्पलीफायर के तौर पर इसको प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कॉमन एमिटर है, कॉमन बेस है, कॉमन अपने कलेक्टर है। तो एक्टिव रीजन में ही इसका अध्ययन करेंगे। यदि आप कहोगे सर कट ऑफ रीजन में करेंगे तो एक एज एक स्विच की भांति कार्य करेगा, कट ऑफ रीजन सैचुरेशन की भांति करेगा तो एक स्विच में ऑन ऑफ की भांति कार्य करेगा। तो वो कंडीशन कब थी, जब आप स्विच की भांति प्रयोग करते हो तो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन भांति की प्रयोग करते हैं। यदि स्विच में आप ऑन कंडीशन में देखते हो या फिर स्विच में ऑफ कंडीशन देखते हो तो वहां पे दोनों सैचुरेशन दोनों रीजन काम आते हैं। लेकिन एम्पलीफायर के तौर पर जब भी काम करेंगे ट्रांजिस्टर के रूप में तो एक्टिव रीजन प्रयोग किया जाता है। अब आप लोगों को ध्यान होगा, इतनी वीडियो देखे होंगे, एक्टिव रीजन क्या होता है मैं आपको साथ साथ बताते चला जाऊंगा। सारी बातें मैंने आपको साथ साथ बताई है तो आज भी इसमें आपको साथ साथ बताते चलूंगा। अब वो सर्किट दिखाता हूं कि एमिटर को कॉमन कर किस प्रकार इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है और कहां इसका प्रयोग करेंगे, किस प्रकार एमिटर को कॉमन करते हैं। ठीक है, तो वो देखता हूं, आपको ट्रांजिस्टर दिखाता हूं। सबसे पहले मैं कौन से ट्रांजिस्टर का करेंगे, बीजेटी में एनपीएन का करेंगे। अब एनपीएन का करो चाहे पीएनपी करो, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ पीएनपी का नहीं कर सकते, दोनों का कर सकते हैं। तो मैं आपको एनपीएन के बारे में बता देता। देखो ये आपको दिखाऊं यहां से मैं, ये ऐसे मान लो कि ये एनपीएन एक ट्रांजिस्टर है। कौन सा है, बीजेटी है। बीजेटी का मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। ये क्या है, एनपीएन। अब इतना आप लोगों ने ट्रांजिस्टर के बारे में देखा होगा तो ध्यान होगा, ये क्या आपका एमिटर है, ये क्या है कलेक्टर है, ये क्या है बेस है। समझ गए आप लोग, साथ साथ बताते जाऊंगा आपको मैं। ये एमिटर, अब देखो सबसे अधिक डोपिंग किस में होती है, सबसे अधिक डोपिंग एमिटर में होती है।
सबसे कम डोपिंग किसकी होती है? बेस की होती है। मॉडरेट डोपिंग किसमें होती है? कलेक्टर में होती है। यदि भौतिक रूप से देखा जाए, फिजिकल रूप से देखा जाए, तो आकार में, साइज में बड़ा कौन होता है? कलेक्टर होता है। उससे छोटा एमिटर होता है और उस सबसे छोटा बेस होता है, क्योंकि कम डोपिंग होती है। चलो वो बाद की बात है, हमने आपको धीरे धीरे बताया है। यहाँ दो आपको जंक्शन मिलेंगे, दो जंक्शन है पीएनपी में, एनपीएन मतलब बाइपोलर ट्रांजैक्शन, दो जंक्शन देंगे, 3 ले रहे हैं, 2 डिफरेंस ले रहे हैं। ये सब कुछ पढ़ा सको, साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी मेमोरी कुछ ताजा हो जाए और आपको उसको समझने में जोर नहीं आए। ठीक है, तो ये क्या आपका कलेक्टर है, ये क्या है आपका एमिटर है, और ये क्या है? बेस है। कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक देखा आप लोगों ने। अब ये जंक्शन नंबर 1, ये क्या है? जंक्शन नंबर 1, और ये जंक्शन नंबर, देखो जंक्शन नंबर 1 कौन सा था? जंक्शन नंबर 1 कौन सा था वो आपको बताऊंगा कि जंक्शन नंबर 1 ईबी था। जंक्शन नंबर 1 क्या था? ईबी, ये था। तो ये जंक्शन नंबर 1 रहेगा और ये जंक्शन नंबर 2 रहेगा। 2 जंक्शन आपके पास मिलेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन के तौर पर प्रयोग करना है, एक्टिव फॉर्म में इसको प्रयोग करना है। एक्टिव फॉर्म में प्रयोग करने के लिए वो आपको बात ध्यान होगी कि जंक्शन नंबर 1 कैसा होगा, या जंक्शन ईबी, इमिटर और बेस कैसा होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा या रिवर्स वाइज होगा, वो आप संयोजन करेंगे तब बताता हूं आपको। उससे पहले देखो यहाँ पे, ये आपको मैं यहाँ आपको सर्किट दिखाता हूँ कि यहाँ देखो 2 इनपुट रहेंगे और 2 आउटपुट रहेंगे। मान लीजिए कि मैं यहाँ इस बेस को यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि ये 2 इनपुट ले लिया आप लोगों ने। ये क्या है? इनपुट है, और ये क्या है? ये आउटपुट रहेगी आप लोगों की। ये क्या होगी? ये आउटपुट होगी आप लोगों की। अब गौर से देखा, 2 इनपुट है, 2 आउटपुट है। यहाँ कॉमन किसको माना है? सर्किट को गौर से देखना, कॉमन इमिटर को लिया आज, मतलब कि आप उत्सर्जक को कॉमन ले रहे हो, कलेक्टर और उत्सर्जक में से आउटपुट ले रहे हो, कलेक्टर और बेस में से इसमें एमिटर और बेस में इनपुट दे रहे हो। तो कॉमन क्या हुआ? ये इमिटर आपका कॉमन हुआ। अब वो सर्किट डायग्राम दिखाऊं सिंबल के आधार पर कि आपको परीक्षा में कैसा मिल सकता है। यहाँ मैं एक्टिव रीजन के तौर पर आपको प्रयोग करके दिखाऊंगा, फिर आपको सारी बातें पढ़ाऊंगा। एक्टिव रीजन के तौर पर प्रयोग करेंगे, फिर सारी बातें देखेंगे। देखो आपको ध्यान होगा कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या था, ध्यान होगा आप लोगों को। चलो नहीं ध्यान है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंबल में आपको 3 कॉन्टैक्ट बिंदु मिलेंगे। मान लीजिए कि मैं सिंबल बना लेता हूँ, ये सिंबल बनाया आप लोगों ने, ठीक है। अब सिंबल में ऐसा था कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। अब 3 कॉन्टैक्ट बिंदु हैं। अब कलेक्टर कौन सा होगा और बेस कौन सा है और एमिटर कौन सा है, गौर से देखना। यदि आपको पीएनपी और एनपीएन का ध्यान होगा, पीएनपी क्योंकि दोनों के दोनों बाइपोलर ट्रांजिस्टर हैं ये। अब दोनों के सिंबल आपको याद करने बताया कि ऐसा सिंबल होगा, लेकिन एक अंतर होगा, ये पीएनपी का भी हो सकता है और एनपीएन का भी हो सकता है। मैंने आपको क्या अंतर बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा। मैंने ये बताया कि जहां पी देखो, इसमें 2 पी ही, इसको छोड़ दो, इसमें 2 एन, इसको छोड़ दो। आप एन और पी को ले लो, जिसके मध्य में पी है उसको ले लो, जिसके मध्य में एन है उसको ले लो, उस शब्द को ले लो। मैंने आपको बताया कि पी का मतलब पार होता है, पार का मतलब धारा अपने से दूर जाएगी, पार चली जाएगी, यहाँ पार हो जाएगी। एन का मतलब अंदर आएगी धारा, तो इमीटर में से धारा अंदर आएगी, वो आपका पीएनपी होगा, और इमीटर में से धारा बाहर चली जाएगी, पार हो जाएगी, वो क्या होगा आपका एनपीएन होगा। तो अब एनपीएन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं ये इसको मानता हूं, धारा बाहर गई तो कौन सा होगा? ये इमीटर हो गया, ये ई, ये आपका सी और ये आपका बी। ये किसका सिंबल हुआ? ये आप लोगों का एनपीएन का सिंबल हुआ। तो कह सकते हैं एनपीएन की बातें कर रहे हैं, गौर से सुनना, ठीक है। अब एनपीएन की बात कर रहे हो, अब सर्किट को पूरा करिए। आप लोगों को मैंने यहां दिखाया है कि बेस किसको माने, कॉमन किसको लेंगे? कॉमन लेंगे इमीटर को। तो कॉमन इमीटर को ले लेते हैं यहाँ पे। देखो अब ये देखो, ये सेम टू सेम वही कंडीशन मैंने यहाँ पे देखी, सिर्फ ये सिंबल है और ये फिजिकल तौर से मैंने आपको सर्किट डायग्राम के हिसाब से बताया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये मैं बी यहाँ लगा देता हूँ। अब इनपुट किसको देंगे? इनपुट इसको देंगे। ये क्या आ गई? आपकी इनपुट आ गई। और आउटपुट किससे लेंगे? आउटपुट इससे लेंगे। जबकि कॉमन बेस में ऐसा नहीं था, जबकि आप लोगों ने इससे पिछले वीडियो देखा होगा, कॉमन बेस में ऐसा नहीं था। यहाँ कुछ अलग हो रहा है, यहाँ कुछ अलग चेंजमेंट है। अब देखो एक्टिव रीजन की बात करें कि इसको किस में जोड़ना है, इसको किस में संयोजित करना है, किस रीजन से इसको प्रयोग करना है? एक्टिव रीजन से प्रयोग करना है, क्योंकि एम्पलीफायर के तौर पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इसको जो सिग्नल वो वीक सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे कैसा सिग्नल मिलेगा? वीक सिग्नल मिलेगा, ये ऐसे। और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको एम्पलीफाई सिग्नल मिलेगा, ऐसे एम्पलीफाई सिग्नल मिलेगा, ठीक है ना। ये करंट का एम्पलीफाई या वोल्टेज का एम्पलीफाई देता है, ये करंट का एम्पलीफाई करता है। तो कम कब करेगा? एम्पलीफायर ग्रुप में करेगा, आउटपुट में। क्यों करेगा? वो उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद में इसके तीनों कॉन्फ़िगरेशन के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, तब आपको बताऊंगा कि ये करंट को एम्पलीफाई कैसे करता है,
और ये एम्पलीफायर के तौर पर प्रयोग कैसे करते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि एम्पलीफायर के तौर पर प्रयोग करने के लिए ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार मैंने आपको बताया भी, हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यदि एज ए स्विच के रूप में करना है तो उसको क्या कहेंगे, उसको यदि कट ऑफ रीजन में करेंगे या फिर सैचुरेशन रीजन में करेंगे, वो वीडियो आपको अलग दिखाऊंगा आपको वो कि एज ए स्विच के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आज इसको किस में करना है, आज इसको करना है एक्टिव रीजन के रूप में। और एक्टिव रीजन में मैंने आपको बताया था कि जंक्शन नंबर 1, जंक्शन नंबर 2 जंक्शन होंगे। जंक्शन नंबर 1 कौन सा होगा, ईबी जंक्शन होगा। ईबी मतलब इमीटर बेस जंक्शन होता है, उसको जंक्शन नंबर 1 बोलते हैं। और जंक्शन नंबर 2 कौन सा होगा, देखो यहाँ पे ईबी जंक्शन, ये ईबी और ये जंक्शन होगा जंक्शन नंबर 1, ये जंक्शन है। संधि दोनों की। ये जंक्शन कौन सा है, बीसी जंक्शन है। देखो बीसी जंक्शन या सीबी जंक्शन है, तो सीबी जंक्शन होगा 2 ये। तो पहले जंक्शन को किस में जोड़ना है, फॉरवर्ड बाइस में जोड़ना है, तो एक्टिव रीजन होगा। और दूसरे जंक्शन को रिवर्स बाइस में जोड़ना है। बस यही आप लोगों को ध्यान रखना है, एक्टिव रीजन यही होता है। तो पहले जंक्शन को किस में जोड़ेंगे, एफ बी का मतलब फॉरवर्ड बाइस। दूसरे रीजन को किस में जोड़ेंगे, आर बी रिवर्स बाइस में जोड़ेंगे। तो वहां आप जोड़ सकते हो। अब फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कैसे होता है, देखो यदि पी को आप कोई भी पी बिंदु है, जैसे इसका एन है, एन को आप माइनस से जोड़ते हो, एन को नेगेटिव से जोड़ते हो तो फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है। और पी को पॉजिटिव से जोड़ते हो तो फॉरवर्ड बाइस होता है। ये दोनों कंडीशन आ गई। लेकिन एन को आप पॉजिटिव से जोड़ोगे और पी को आप नेगेटिव से जोड़ोगे तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। ये आप लोग इतना जानते हो, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं। तो आप ध्यान होगा, आप किससे जोड़ेंगे, अब आपको उसको जंक्शन नंबर 1 कौन सा है, जंक्शन नंबर 1 ई बी है। ई और बी ये जंक्शन है, इसको आप किसी में जोड़ोगे, ये जंक्शन है। इसमें आप कैसे दोगे, इसमें देंगे आप फॉरवर्ड बाइस से संचालित करेंगे, बैटरी से संचालित करेंगे। ठीक है, अब बैटरी से संचालित करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, देखो इसमें जोड़ दो आप सप्लाई। ये कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगा दिया, धारा कंट्रोल करने के लिए। रिवर्स बाइस होगा तो उसको क्या कहेंगे, देखो ये पी है, ये क्या है, आप लोग समझिए एनपीएन की बात कर रहे हैं तो एनपीएन में ये क्या है, ये आप लोग समझ गए, ये एन है और ये एन है। ये क्या है, ये पी है, समझ गए होंगे आप। अब पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, यहां पॉजिटिव से जोड़ दिया। बोलो ये जंक्शन कैसा हुआ, इनपुट कैसे हुई इसकी, इसको कहेंगे वीबीबी वोल्टेज, वीबी और ईबी। ठीक है ना। अब दूसरे की बात करें, दूसरा देखो ये किस में संयोजित करना है, ये आपको रिवर्स बाइस में। ये एन है, इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ये एन है, इसको नेगेटिव से जोड़ते, क्योंकि एन आपको सर बात ऐसी है क्योंकि सप्लाई यहाँ से धारा यहाँ प्रवाहित हो जाएगी, या ऐसे आ जाएगी धारा, यहाँ से धारा आ जाएगी, तो धारा आ जाएगी तो धारा वापस यहाँ से, क्योंकि इधर से धारा भी जा नहीं सकती क्योंकि इसको पॉजिटिव देंगे और ये एन होगा तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स में धारा नहीं जाएगी, तो इसको देंगे यहाँ से, ये एक रजिस्टेंस लगा देंगे कंट्रोल करने के लिए, धारा कंट्रोल करने का, और इसको ये लगा दिया आप लोगों ने प्लस और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। बोलो ये किस में हुआ, ये आप लोगों को हुआ रिवर्स भाषा में, क्योंकि रिवर्स में आपको धारा नहीं जाएगी। तो अब कंडीशन आ गई, ये आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगी। ये आपको आउटपुट मिली है और ये आप लोगों ने इनपुट दिया। तो इनपुट में कैसा सिग्नल देंगे, वीक सिग्नल देंगे इनपुट में, तो लिखेंगे इनपुट में वीक सिग्नल देंगे। और आउटपुट में क्या मिलेगा, एम्पलीफाई सिग्नल मिलेगा, आउटपुट में एम्पलीफाई। चलो अब देखते हैं, अब बताओ इसमें कॉमन क्या हुआ, कॉमन ये आपका एमिटर कॉमन हुआ। तो ये किसका अध्ययन कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर बीजेटी। बीजेटी में अध्ययन किसका कर रहे हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसका अध्ययन कर रहे हैं। मतलब कि कॉमन एमिटर का मतलब कि संग्राहक, नहीं सॉरी उत्सर्जक के अध्ययन कर रहे हैं। अब मैं आपको वो अंकित करके दिखा देता हूं कि ये सी है, ये एन है, ये तो आपको दिखा दिया मैंने। ये क्या रहेगा, ये यहां से यहां की वोल्टेज की बात करें, देखो वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ये कौन सा वोल्टेज है, ये वी वोल्टेज किसका, देखो बी से वोल्टेज दे रहे हो आप लोग, तो वी किसके मध्य लगा रहे हो, बी और ई के मध्य, ये बेस और एमिटर के मध्य, तो वी बी ई या वी ई बी, कोई बात नहीं। बी ई क्यों लगाया, क्योंकि बी क्या है, बी हाई पोटेंशियल पे है, तो बी नाम पहले दिया मैंने, बी क्या है, हाई पोटेंशियल पे, क्योंकि इसको पॉजिटिव दिया है। और ये वोल्टेज किसका है, ये वोल्टेज यहाँ से, इस वोल्टेज की बात करें तो ये वोल्टेज किसका रहेगा, आप लोग जानते हो, ये वी, देखो हाई पोटेंशियल पे कौन है, सी है, सीई के मध्य लगाया, सीई के मध्य लगाया। ये वोल्टेज सीई होगा और ये वोल्टेज बीई होगा, दो वोल्टेज है। तो इन दोनों के मध्य, बेस और कलेक्टर के मध्य वोल्टेज कौन सा होगा, बेस और कलेक्टर के मध्य, यहाँ से यदि यहाँ से वोल्टेज की बात की जाए कि बेस और कलेक्टर के मध्य वोल्टेज कौन सा होगा, वी। अब हाई पोटेंशियल पे कौन है, बी है, वी बी सी, ये बी बी सी वोल्टेज रहेगा।
ठीक है। अब आप लोग जान दे धारा कहां से प्रवाहित होगी, देखो धारा यहां से, इसमें से प्लस माइनस और ये पॉजिटिव धारा यहां से प्रवाहित होगी। ये किसकी धारा है, ये बेस की धारा, तो लिखेंगे आई बी, ठीक है, ये बेस की धारा है। अब धारा देखो यहां से धारा प्रवाहित होगी सी में से, तो ये किसकी धारा रहेगी, ये आई सी और ये धारा आई ई रहेगी। 3 धाराएं आपके पास रहेंगी। प्रत्येक बातें लिख रहा हूं कि अब देखो प्रश्न क्या आता है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट किन किन के मध्य प्रदान की जाती है। देखो कॉमन, मेरी बातें गौर से सुनना कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर की बीजेटी ट्रांजिस्टर की कॉमन एम्फिग्रेशन ये देखिए, तो इसमें कॉमन ये अपना जो एमिटर है इसमें इनपुट सप्लाई किन किन के मध्य दी जाती है। इनपुट सप्लाई बी और ई, बी और ई के मध्य, इसलिए कहते हैं ये इनपुट वोल्टेज है। ये क्या है, इनपुट वोल्टेज, ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। याद रखना ये आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट। अब किन किन के मध्य देंगे आप लोग समझ गए। आउटपुट कहाँ मिलेगा, आउटपुट मिलेगा सी और ई के मध्य आउटपुट मिलेगा, सी और ई के मध्य और बी और ई के मध्य इनपुट मिलेगा। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले लिखा ये इनपुट है, ये आउटपुट है। समझ गए होंगे आप। अब बताओ जंक्शन नंबर 1 ई बी एमिटर और बेस को किसमें संयोजित किया आप लोगों ने, फॉरवर्ड में किया। और जंक्शन नंबर 2, ये जंक्शन नंबर 2 किसके है, जंक्शन नंबर 2 है, तो उसको किसमें संयोजित किया आप लोगों ने, इसको किया है रिवर्स बायस में। तो अब देखो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या लिख सकते हैं। ये जंक्शन, ये जो आप जो सर्किट देख रहे हो, जैसे इसको पूरा करके दिखाऊं आप लोगों को। ये जंक्शन नंबर 1 ये पॉजिटिव है और यहाँ आपको मिलेगा आउटपुट, ये किस में मिलेगा, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दिखाएगी। ये बी और ये, यहाँ से धारा आई सी चलेगी और यहाँ से धारा आई ई चलेगी और यहाँ से धारा आई बी चलेगी। अब देखो एक चीज याद रखना, इन दोनों धाराओं में इस धारा को कंट्रोल कौन करता है, इस आई सी, इन दोनों धाराओं की कंट्रोल, इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, बेस करता है। यदि बेस की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा, बेस की सप्लाई को बंद कर दिया जाए, एक छोटा उदाहरण देता हूं। जैसे कोई एक वाल्व लेते हैं पानी का, जैसे ये वाल्व ले लिया, गौर से सुनना, यहां से पानी आएगा, यहां से पानी आएगा, यहां से जाएगा, ठीक है ना। अब कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, देखो ये कंट्रोल कर रहा है। अब मान इसको बंद कर दिया आप लोगों ने, तो क्या पानी जाएगा, नहीं जाएगा। अब पानी कितना प्रवाहित करवाना है, यहाँ पे पानी कितना प्रवाहित करवाना है, तो ये इसको वाल्व, ये इसको बेस कहेंगे। ये आपका एमिटर है और ये कलेक्टर है, और ये आपका एमिटर है। यहाँ से मैंने आपको बताया कलेक्टर का काम होता है कि एमिटर से होल्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको संग्रहित करना, मतलब उसको अपने अंदर समायोजित करना। ये कलेक्टर है और ये एमिटर, यहाँ से पानी आएगा, ये देगा, ये उत्सर्जित करेगा, पानी को देगा ऐसे, और ये कलेक्टर। अब इसको कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से इसको घुमाया मान लीजिएगा आप लोगों ने, इसको बंद कर दिया आप लोगों ने वाल्व को, तो क्या पानी जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसमें जो आउटपुट में इसको कंट्रोल किसने किया, इसने किया। इसमें इसके आउटपुट को कंट्रोल किसने किया, इसने किया कंट्रोल, कर रहे हैं कंट्रोल। उसी प्रकार ये सेम टू सेम होता है। यदि यहाँ से इसको खोला धीरे धीरे तो पानी जाएगा। अब इसमें पानी कितना प्रवाहित करवाना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सपोज यदि यहाँ पानी माना कि जितनी स्पीड से और यहाँ से भी कुछ पानी दे दिया, तो इस पानी में से इसको ये स्पीड बढ़ा देगा, इसकी स्पीड बढ़ा देगा, यहाँ से प्रेशर जाएगा, स्पीड बढ़ा देगा, तो ये कंट्रोल करेगा कि इसमें ये एम्पलीफाई करके देगा। यहाँ से उसको एम्पलीफाई कौन करवाएगा, ये करवाएगा एम्पलीफाई। इसलिए कहते हैं बेस का ही सबसे बड़ा रोल होता है ट्रांजिस्टर के अंदर। ये बेस, ये ई और ये सी, समझ गए आप लोग, बेस ही कंट्रोल करता है। यहाँ से बेस कंट्रोल करने वाला है, तो इसको बेस को बंद कर दिया जाए, बेस की सप्लाई बंद कर देंगे यहाँ से, तो सब कुछ बंद हो जाएगा ऐसे। तो इसमें क्या होगा, इस परिपथ में क्या लिख सकते हैं, इस परिपथ में कॉमन कौन है, एमिटर कॉमन है, मतलब कि एमिटर को हिंदी में क्या कहेंगे, उत्सर्जक कॉमन है। कॉमन कौन है, कॉमन एमिटर है। एक तो ये बात आती है। इसमें इनपुट सप्लाई कहाँ देंगे, इनपुट सप्लाई देखो, इसमें इनपुट सप्लाई कहाँ देते हैं, इनपुट बेस व, मैं वैसे लिख देता हूं, बेस व एमिटर के बीच, बेस व एमिटर के मध्य देते हैं। ये प्रश्न कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर में पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि आईटीआई लेवल पे इतने ही बड़े क्वेश्चन और अधिकतर नहीं, ज्यादा डीपली से नहीं पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देखो एमिटर में सप्लाई इनपुट देते हैं के मध्य, एक बात ये होगी। अब आउटपुट कहाँ मिलेगा, एमिटर और कलेक्टर से आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कहाँ मिलेगा, आउटपुट एमिटर व कलेक्टर से, मतलब कि एमिटर उत्सर्जक व संग्राहक से प्राप्त होगा। आउटपुट कहाँ का प्राप्त होगा, ये यहां तक की बातें आई हैं, ठीक है ना। अब इनपुट वोल्टेज को क्या कहेंगे, वी। देखो इनपुट में क्या है, बेस और एमिटर, तो इनपुट वोल्टेज को क्या कहेंगे, वोल्टेज इनपुट वाला, इसको क्या कहेंगे, वी बी ई। और आउटपुट वोल्टेज को क्या कहेंगे, और वोल्टेज आउटपुट को वी बी सी, क्योंकि
VCE, सॉरी VCE दोनों से मिला है, ये बातें आ गई। अब इनपुट करंट को क्या कहेंगे, इनपुट करंट, ये इनपुट करंट है। देखो इनपुट में कितनी करंट है, एक करंट, इनपुट में ये करंट जा रही है। इनपुट करंट क्या है, देखो आई इनपुट करंट क्या है, आई बी, बेस की करंट इनपुट में है, बेस की करंट इनपुट में। गौर से सुना, काफी बार पूछा था कि कॉमन बेस नहीं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट कौन सी होती है, बेस की करंट इनपुट में होती है। और इनपुट वोल्टेज आपको बता दिया। अब आउटपुट करंट क्या रहेगी, आउटपुट करंट ये है CE, ये तो देखो यहाँ तो फॉरवर्ड क्या नहीं, इसको C आउट करंट रहेगी। तो आउटपुट ये I आउटपुट में क्या रहेगी, IC रहेगी, ये आउटपुट करंट रहेगी। अब आउटपुट वोल्टेज आपको बता दिया। अब नोट लगाने वाली बात देखो, इसमें मुख्य बातें और क्या बची इसमें, देखो ठीक है ना। यहां देखेंगे कि कॉमन एमिटर परिपथ की इनपुट रेजिस्टेंस का मान, इनपुट रेजिस्टेंस देखो यह इनपुट रेजिस्टेंस यह होगी, ये मैंने आपको बताया था कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो रेजिस्टेंस का मान कम होता है, और रिवर्स बायस होता है तो रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है। रिवर्स बायस में कौन है, ये रिवर्स बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में कौन है, ये है। तो यहां से यहां तक की बात की जाए, ये रिवर्स बायस में, यहां से यहां तक की बात की जाए तो क्या कह सकते हैं कि कॉमन एमिटर परिपथ की इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस सर्किट से अधिक होती है। कॉमन बेस सर्किट आप पढ़ के आए हो, उससे अधिक इनपुट रेजिस्टेंस होती है। आप वो सर्किट पढ़ोगे तो आपको ध्यान आएगा, आपको ध्यान होगा, वो सर्किट देखना गौर से, उसको आप मेमोरी देखना कि उस सर्किट में क्या अंतर था। तो ये कह सकते हैं, दोनों की तुलना कर सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस किसका होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इस सर्किट की बात करें, कॉमन एमिटर की बात करें, ये क्या है, कॉमन एमिटर है, ये कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं। तो कॉमन एमिटर परिपथ की इनपुट रेजिस्टेंस, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस किससे अधिक होगी, कॉमन बेस सर्किट से अधिक होती है। इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस सर्किट से अधिक होती है, तो याद होते हैं, ठीक है ना। दोनों पूछा जाएगा कि कॉमन एमिटर और कॉमन जो अपना बेस होता है उसमें इनपुट रेजिस्टेंस किसकी अधिक है, इसका मतलब इनपुट रेजिस्टेंस इसकी अधिक है और उसकी कम थी, उसकी कम थी, ठीक है ना। एक तो यह आता है, इसका तथ्य निकल गए। तो इसलिए देखो यहाँ इमिटर के कॉमन बेस से इसको सर्किट से अधिक है, अधिक मान लेते हैं, इसका कॉमन बेस से अधिक है, तो इसलिए इसे एम्पलीफायर सर्किट के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, देखो मैंने आपको बताया कि एक्टिव रीजन जहां भी होगा उसको एम्पलीफायर के तौर पर ही प्रयोग करते हैं। तो आपको सुबह में बताया था ये किस में है, ये एक्टिव रीजन में है, ये किस में है, एक्टिव रीजन में है। तो इसका प्रयोग कहां करेंगे, इसका प्रयोग आप लोग समझ गए, इसका प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आप लोगों को पता है, यही है। और एक दूसरा रीजन, एक तो एक्टिव रीजन में होने के कारण और दूसरा इसका रेजिस्टेंस उससे अधिक होने के कारण इसका प्रयोग किया है। और इसके देखो यदि आपको रेजिस्टेंस लग रहा है, एक चीज और आता है, इसकी इनपुट इंपीडेंस कम होती है और आउटपुट इंपीडेंस अधिक होती है। क्या देखना, इसकी इनपुट इंपीडेंस की बात करें, जेड इंपीडेंस को जेड से दर्शाते हैं, इसकी कम होती है, और आउटपुट इंपीडेंस अधिक होती है। अब देखो आपने कॉमन बेस सर्किट देखा था, तो कलेक्टर और इमिटर की धारा में जो परिवर्तन हुआ, जिसको आप यदि एक्टिव रीजन में धारा इसको एम्पलीफाई करेंगे, इसमें एम्पलीफायर का मान अधिक मिलेगा, यहाँ धारा का मान आपको इनपुट में कम सिग्नल दे रहे हो, आउटपुट में सिग्नल अधिक मिलेगा। क्यों मिलेगा वो तो मैं कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो कि इन दोनों धाराओं के अनुपात में इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है ना, इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें दोनों में परिवर्तन होता है। तो दोनों की धाराओं में दोनों धाराओं का अनुपात लेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो कॉमन बेस आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, इन दोनों धाराओं के अनुपात को क्या कहते हैं, करंट गेन कहते हैं। तो अब भी यहाँ करंट गेन ही रहेगा, लेकिन वहाँ किससे दर्शाया था, वहाँ अल्फा से दर्शाया था, लेकिन यहाँ किससे दर्शाएंगे, बीटा से दर्शाएंगे। आप लोगों को मैं बीटा दिखाऊंगा, बीटा से दर्शाते हैं, लेकिन आप लोग एक चीज समझना, यहाँ बेस धारा, अब बेस में धारा का मान कम रहेगा लेकिन यहाँ धारा का मान अधिक रहेगा, बेस में धारा का मान कम रहेगा लेकिन यहाँ धारा का मान अधिक रहेगा। तो बेस से कलेक्टर की धारा बहुत ज्यादा होगी, बेस धारा से कलेक्टर की धारा, यहाँ तो बहुत छोटा सिग्नल देते हैं लेकिन ये धारा बहुत ज्यादा होगी। तो ये धारा बहुत ज्यादा होगी तो कह सकते हैं कि देखो आप लोगों ने ये देखा था कि आई ई बराबर होता है, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है, ठीक है ना, आई बी प्लस आई सी होता है। अब ये धारा भी इससे कम है और ये धारा भी इससे कम है, ठीक है ना। अब आई सी का मान निकालें,
देखो आई सी का मान निकालें, आई सी बराबर क्या लिखेंगे, आई सी का मान निकालेंगे तो इसको माइनस में ले जाएंगे तो आई ई माइनस आई बी, ये हो गया आई। तो इसमें क्या होगा, इसमें घट जाएगी तो आई सी का मान दोनों में अधिक हो गया। तो कॉमन बेस की बात की जाए, कॉमन एमीटर परिपथ की बात की जाए तो इस आई सी का मान, कलेक्टर की धारा का मान इन दोनों से अधिक होगा, इन दोनों का अंतर होगा। तो इस आई बी से तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मान इससे घटाएंगे तो इसका मान तो और भी कम है, क्योंकि इसका मान बिल्कुल कम है, इसके मान से इसकी धारा और भी कम है। तो कह सकते हैं कि यहाँ आई सी का मान, कलेक्टर की धारा का मान, ये ग्रेटर देन होता है 1 से, बहुत ज़्यादा, या 1 से मतलब 1 से आई बी से बहुत ज़्यादा होता है, आई बी से बहुत ज़्यादा होता है। या आई बी का दोनों का अनुपात की बात करते, एक का मान यदि इसका अनुपात 1 मानते तो 1 से बहुत ज़्यादा होता है, इसका मान 1 माने तो तीनों बराबर हो जाएंगे, तो 1 से बहुत होता है, या आई बी से बहुत ज़्यादा होता है। तो आई बी से ज़्यादा होता है तो एक चीज़ और निकल के आती है कि इस परिपथ में, कौन से में, कॉमन एमीटर सर्किट में कलेक्टर करंट, याद रखना, इस कॉमन एमीटर सर्किट में कलेक्टर करंट और बेस करंट के अनुपात को क्या कहते हैं। अब मुद्दा निकल गया अपना कि इस परिपथ में, कौन से में, कॉमन एमीटर परिपथ में आई सी व आई बी के अनुपात को क्या कहेंगे, करंट गेन कहते हैं, करंट गेन कहते हैं। और वहां किसका अनुपात था, कलेक्टर और एमीटर का अनुपात था, किसमें, कॉमन बेस वो अपना सर्किट है उसमें इन दोनों का अनुपात, यहाँ इन दोनों का अनुपात रहेगा, यहाँ इन दोनों का अनुपात रहेगा। इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, करंट गेन कहते हैं, जिसको बीटा से दर्शाते हैं। क्या कहेंगे, बीटा, बीटा से दर्शाते हैं। एक आखिरी बात, अब देखो आप लोगों ने देखा था कि वहां बीटा, वहां उन दोनों का अनुपात था किसका, आई सी व आई बी का अनुपात था, आई सी व आई ई का अनुपात था, आई सी या आई ई का अनुपात था। वो क्या था, एल्फा था, वो क्या था, एल्फा था, जिसको करंट गेन कहते थे। तो इसका मान कम था, इसका मान अधिक था। तो यहाँ एल्फा का मान कितना है, 0.95 से और 0.8 के मध्य था, लेकिन इसका मान तो बहुत ज़्यादा है। तो कह सकते हैं बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यदि बीटा की बात की जाए तो बीटा बराबर लिख सकते हैं, बीटा बराबर आई, किसका अनुपात है ये दोनों का, इस परिपथ में आई सी व आई बी का अनुपात। तो आई सी अपॉन आई बी, ये होती है बीटा। अब आई सी का मान 1 से अधिक है तो इसका मान कितना चला जाएगा, यदि इसमें भाग देते तो 1 से बहुत अधिक है, तो कितना, बीटा का मान कितना होता है कॉमन बेस में, बीटा का मान 50 से लगभग 400 के बीच होता है, 50 से 400, बीटा का मान कितना होगा, 50 से 400 के बीच होता है, 1 से बहुत ज़्यादा होता है। और अल्फा का मान कितना था, 1 से कम था, 0.95 से 0.98 के मध्य था। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका मान बहुत ज़्यादा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा बीटा क्या है और अल्फा क्या था। अल्फा कॉमन बेस में था, इन दोनों धाराओं का अनुपात किसमें, करंट इसमें आई सी और आई ई का अनुपात था। यहाँ क्या है, आई सी व आई बी का अनुपात है, इसको बीटा कहते हैं। गामा भी आएगा, कॉमन कलेक्टर पढ़ेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, गामा आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक आप लोगों ने देखा था कि अब तक कि बीटा का मान बहुत अधिक होता है 1 से, और कितना होता है 50 से 400 के मध्य चला जाता है। तो ये तो था आपका बीटा। बीटा क्या है, इस परिपथ में कलेक्टर करंट और बेस करंट के अनुपात को करंट गेन कहते हैं, जिसको करंट गेन को बीटा से दर्शाते हैं, और बीटा का मान ये होता है। अगले में जब इसका करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जैसे आपको नोट करने वाली बात होगी कि कॉमन एमीटर सर्किट का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब बात है कि कॉमन एमीटर सर्किट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एम्पलीफायर के तौर पर तो करेंगे। किसका एम्पलीफिकेशन करेंगे, किसका एम्पलीफिकेशन करने के तौर पर प्रयोग करते हैं, तो अधिकतर देखा जाए तो करंट का एम्पलीफिकेशन करते हैं, करंट की आउटपुट अधिक लेते हैं। तो नोट लगा के लिख लेते हैं यहाँ पे एक चीज कि कॉमन इस परिपथ का प्रयोग, कॉमन एमीटर सर्किट का प्रयोग करंट का एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। अब तक का निष्कर्ष निकला है।
तो समझ गया होगा। अब देखो बात पूछा जाए आपसे, जैसे पूछा जाए एक आपके सामने क्वेश्चन आता है, देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ बीटा का मान आपको दिया होता है और आई बी का मान करंट बेस करंट का मान दिया होता है, तो कभी कभार इसका मान पूछ लिया जाता है। तो बीटा का मान कितना, देखो अब आपको बताता हूँ। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, मैं यही देखो आपको दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए कि आई बी का मान कितना, आई बी का मान माना कि 5 मिली एम्पियर है, याद रखना आई बी का मान 5 है और बीटा का मान आप लोगों को 200 दिया है, तो आई सी का मान क्या होगा। आप लोगों के सामने फॉर्मूला पड़ा है, तो किस क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। किसको, तो बीटा बराबर क्या होता है, देखो बीटा बराबर आप देख रहे हो आई सी अपॉन आई बी होता है, और आई बी का मान आपसे पूछा है तो आई सी का मान पूछा तो बीटा इंटू आई बी होगा, और बीटा का मान आप लोगों को दिया है 200 और इसका मान 5 मिली एम्पियर, तो बराबर 1000 के लगभग हो जाएगा, 1000 मिली एम्पियर के लगभग हो जाएगा। बीटा करंट का मान कितना होगा, 1000 मिली एम्पियर के मध्य हो जाएगा, ठीक है ना। 1000 मैंने आपको बताया कि 400 से अधिक हो सकता है, जहाँ 50 से 400 के मध्य होता है, और भी हो इससे भी अधिक हो सकता है, यदि आप तो छोटा छोटा मान दिया है। तो समझ गए आप इस परिपथ में क्या निष्कर्ष निकला कि इसमें बीटा क्या होता है, बीटा का मान क्या होता है, बीटा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आई सी वाई बी के मध्य मान क्या होता है, इनपुट करंट क्या होता है, इनपुट वोल्टेज क्या होता है, इनपुट किन किन के मध्य देते हैं, आउटपुट किन किन के मध्य देते हैं, और आज में आप लास्ट में देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, करंट के एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये तो था आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगले वीडियो में देखेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसमें गामा का प्रयोग करेंगे। फिर इन तीनों का संबंध देखेंगे, अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होता है, तब जाके आप देखोगे कि एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर रहे हैं। फिर भी इसके बाद रहेगा किसकी बाइसिंग कैसे करता है ट्रांजिस्टर की, जैसे आपने पीएनपी संधि की बाइसिंग की थी, पीएन संधि की बाइसिंग की थी, उसी प्रकार यहाँ उसकी बाइसिंग भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कुछ और भी आगे बहुत ज़्यादा होंगे विस्तार पूर्वक, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत कुछ बचा हुआ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, कॉमन एमीटर अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगले वीडियो में कॉमन कलेक्टर भी देखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।